जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए लेक्चर में स्वागत है। ये मेरे इस सेशन का थर्ड लेक्चर है ये, जिसमें हम 3000 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ। मेरा ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे, जिनसे हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए विदाउट एनी डाउट के। ओके फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने 30 क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन के साथ करवाया है, अब हम ये 31st क्वेश्चन से फिर से कर रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, यानी कि इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? क्या है? सिंधु सभ्यता है कि लोथल सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है या मोहनजोदड़ो की सभ्यता है? तो फ्रेंड्स बताइए, इनमें से कौन सा सही इसका उत्तर होगा? तो हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से ये प्रचलित है। किस नाम से जाना जाता है इसको? सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि सैंधव। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन आता है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर का, घोड़ा का, बैल का या हाथी का? तो हमने कल भी करा था एक क्वेश्चन, जिसमें बताया गया था एक सींग का बैल, एक सींग वाला जो पशु बना हुआ था। तो इसमें क्या, इसका हमारा सही उत्तर क्या है? बैल का। ठीक है, बैल के बारे में हमने पढ़ा था कि कुबड़ वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर किया गया है। तो मोहरों पर किया गया है, तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि अधिक, इसका मतलब ये है कि वो पूजनीय था, है ना। उसके बारे में क्या है, इम्पॉर्टेंट था वो हमारे लिए, इसलिए उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि उनको मोहरों पर छापा गया था। जो पशु पूजा की ओर क्या करता है, संकेत देता है। वो हमको ये बताता है कि उस समय पशु पूजा भी की जाती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 33rd कि सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता क्या जानी जाती है कि अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या फिर अपने उद्योगों के लिए? तो बताइए फ्रेंड्स कि किस लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के कारण जानी जाती है। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। यानी कि सिंधु सभ्यता सैंधव कालीन नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सैंधव कालीन सभ्यता थी। और सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। इन 6 जगहों के बारे में बताया गया है कि ये किस प्रकार की जगह हैं। ये महानगर हैं, बड़े नगर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है या इनमें से कोई नहीं? तो हम सब जानते हैं कि कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी की सभ्यता में स्थित है, तो वो है हमारा लोथल। ठीक है फ्रेंड, कौन सा है हमारा? लोथल। लोथल ऐसा स्थान है जो सिंधु घाटी की सभ्यता में स्थित है। और लोथल के बारे में ये कहा जाता है कि 2400 ईसा पूर्व में पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात में भाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 35th, तो वो ये कहता है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, भारत में सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो एसएससी सीपीओ एसटी में 2003 में ये क्वेश्चन आ चुका है। हड़प्पा है, पंजाब है, मोहनजोदड़ो है या सिंध है? कौन सा है जो पहला शहर पुराना माना जाता है? तो है हमारा क्या? हड़प्पा। हमारा हड़प्पा शहर पुराना शहर है। भारत में ये कब खोजा गया था? 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। और हालांकि वो जो आधुनिक हड़प्पा था वो पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, पंजाब में था उस समय, पंजाब के अंतर्गत आता था। और वो पंजाब किसके अंतर्गत आता था? पाकिस्तान के अंतर्गत आता था, जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर यानी कि 15 मील पश्चिम में है। और हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा के नाम से ही इसको इतना फेमस कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं?
हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से मिलते हैं, वैदिक संहिताओं में मिलते हैं, या चांदी के आहत मुद्राओं में मिलते हैं। तो किस में मिलते हैं फ्रेंड? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। और चांदी की उपलब्धता कहाँ से मिलती है? साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, है ना। लेकिन जो चांदी की जो उपलब्धता है वो हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 37 कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड याद रखना, असत्य। असत्य मतलब कि जो सत्य नहीं है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, या मात्र देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही उत्तर है लोग लोहे से परिचित थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उस समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे। असत्य बताना है, यानी कि लोग उस समय लोहे से परिचित नहीं थे, उनको नहीं पता था लोहा क्या होता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, है ना। कांस्य युगीन सभ्यता थी मतलब उसको लोहे के बारे में नहीं मालूम था, और यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं प्राप्त होती हैं, परंतु लोहे की कोई भी धातु प्राप्त नहीं होती। ठीक है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। पहली सूची में हमें क्या दिया हुआ है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, ये हमको इसमें बताया गया है ना। तो क्या 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 कहा जाता है? और दूसरी सूची में हमें क्या दिया है? माडा यानी कि जम्मू, दैमाबाद यानी महाराष्ट्र, आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश, सूद कांगेंडोर यानी कि बलूचिस्तान। तो हमको इसकी सही जोड़ी बताना है। तो फ्रेंड देखिए इसकी सही जोड़ी क्या है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पर है? उत्तरी सीमा में क्या है? जम्मू है। दक्षिणी सीमा में क्या है? दैमाबाद यानी महाराष्ट्र है। पूर्वी सीमा में क्या है? उत्तर प्रदेश यानी आलमगीरपुर है। और पश्चिमी सीमा में क्या है? सूद कांगेंडोर यानी कि बलूचिस्तान है। अब हम इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में फैला हुआ है। लेकिन सिंधु सभ्यता की जो सीमा है वो निर्धारण सबसे पहले किसने की थी? SR राव ने की थी। याद रखना, SR राव ने इसकी सीमा तय की थी। सीमा का निर्धारण किसने किया था? सॉरी फ्रेंड, SR राव ने किया था। इसके अनुसार इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर में सिंधु की सहायक चेनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ठीक है, जहाँ पे मांडा, और दक्षिणी सीमा में दयामाबाद एवं पूर्व की सीमा पर उत्तर प्रदेश यानी कि आलमगीर, और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान यानी कि सूद कांगेंडोर, और अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र मुंडीकाग और सोरतू गोई, ये जो क्षेत्र से वो वहाँ पे हमको मिलते हैं। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ 2 ही शहर हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन आता है कि मांडा किस नदी के किनारे? अभी हमने ऊपर किया था, मांडा किस नदी के किनारे है ना। किस नदी के किनारे पर है मांडा? बताइए। ऊपर ही अपन ने देखा था, चेनाब नदी के, सतलज, रावी या सिंधु नदी के, किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है फ्रेंड? चेनाब नदी के किनारे है। चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? जो पंजाब है वो किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब के, सतलज के, सिंधु के या रावी के? तो किस नदी के किनारे पर है? सतलज नदी के किनारे पर है। ये भी हमने पढ़ा था कि रूपनगर एक रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। ठीक है, इसका इतिहास पर सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। और रूपनगर जो है वो सतलुज के दक्षिणी किनारे पर स्थित है ना। रोपड़ यानी पंजाब को ही रूपनगर भी बोला जाता है। और सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। ठीक है, सतलुज के एक तरफ क्या है? रूपनगर है, और दूसरी तरफ क्या है? पहाड़ है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्या है कि हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पे? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर क्या है? धौलावीरा में।
धोलावीरा में हमें जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि धोलावीरा की जब खुदाई हुई थी तो एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष हमको वहाँ से मिले थे, जो कि जल प्रबंधन प्रणाली का इससे हमको पता चलता है। धोलावीरा गांव खडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है, ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? गुजरात के अहमदनगर जिले में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मृद भांड, 3 युगमित समाधियाँ तथा गोदी बाड़ा के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर में हमको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से मन के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ा कि कहाँ पे हमको क्या मिला है। नेक्स्ट हमारा 42nd क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। ये हमारे 14वीं BPSC 1995 में पूछा जा चुका है। तो ए है लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो इसका उत्तर क्या है? लाल मृद भांड। हमने पढ़ा था कि लाल मृद भांड हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। हमने जो हिस्ट्री का सेशन चलाया है फ्रेंड, उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कि भारतीय इतिहास के स्रोत, तो उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा है कि लाल मृद भांड सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। इस प्रकार से हमने उसमें आगे पढ़ा है। तो लाल मृद भांड जो है हमारा हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहाविल जिले में रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, हड़प्पा। और नदी से लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। और हड़प्पा के ध्वंसावशेषों जो होते हैं, ध्वंस यानी जो टूट चुके हैं, उन ऐसे अवशेषों को हमने 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इसका उत्खनन किया, उल्लेख किया। और सन 1921 से 22 ईस्वी तथा 1922 से 23 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन करवाया। और हड़प्पा में प्राप्त मिट्टी के सामान्यतः लाल रंग के हैं। जो मिट्टी का जो रंग मिला है वो कैसा रंग मिला है? हमें लाल रंग मिला है। 43rd क्वेश्चन हमारा आता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ये भी हमारा 39वीं BPSC 1994 में पूछा जा चुका है कि ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल में मिलता है, ठीक है। इसका क्या उत्तर है कि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का युग पड़ता है। ऐतिहासिक काल का जो निर्धारण है वो कैसे? पठनीय लेखन कला के ज्ञान पर किया गया है, यानी जो हमें लेखन जो मिला है उससे हमें पता चला है। लेकिन लेखन कला के ज्ञान से पहले का काल जो था वो प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता था, ठीक है। उसके पहले का जो काल था वो क्या था? प्राग ऐतिहासिक कालखंड। और भारतीय इतिहास में 2400 BC से 600 BC का जो कालखंड है वो क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल का कहलाता है ना। और आद्य ऐतिहासिक काल, अब जब सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका जो काल है वो भी 2500 BC के बाद का है, तो वो भी किस समय का कहलाया? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। अब जो सैंधव सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता हुई, है ना, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान था। और लेखन कला का ज्ञान किस समय का है? आद्य ऐतिहासिक काल का है। और आद्य ऐतिहासिक काल किस समय पड़ा था? 2500 BC से 600 BC तक का पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। कुओं के अवशेष किस
सभ्य अवस्था में मिले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2004 में आया था कि हड़प्पा में मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं, लोथल में मिले हैं या मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था जो है घरों में कुओं की, हर घरों में कुओं की, वो हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो जल निकास प्रणाली पद्धति थी वो अद्भुत थी उस समय में, मतलब कि यहाँ पे हमको अच्छी योजना देखने को मिलती है जल के लिए। लगभग हर नगर में छोटे बड़े कुएं देखने को मिलते थे। बड़े मकान में प्रांगण या स्नानागार हमको देखने को मिलता था और कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। यानी कालीबंगा के ज़्यादातर घर ऐसे थे जिसमें खुद के घर में कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था। ये हमने देखा है कि घरों से जुड़ी हुई ही क्या बनी रहती थी, छोटी छोटी नालियाँ बनी रहती थी जिसमें पानी बहकर जाता था। अक्सर ये जो नालियाँ होती थी ये इतनी ऊंची बनी होती थी कि इसका पानी बाहर सड़क पर नहीं आता था, वहीं से बहकर नाली टू नाली निकल जाया करता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है। अब ये क्वेश्चन हमें सीपीएससी में आ चुका है छत्तीसगढ़ में। अब जो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में आ चुका है वो एमपी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो 2003 में पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी का, या फिर जॉन मार्शल एवं ईश्वरी दास प्रसाद जी का, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ जी का, या फिर माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव जी का। तो इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी का इसमें जुड़ा हुआ था। इन्हीं दोनों ने इसको निकाला। ठीक है, इन दोनों का योगदान था इसको निकालने में और इन्हीं के कारण हमको आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतनी जानकारी मिली है। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। और मेरे जो बाकी के 3 सेशन हैं जिनमें मैंने फेमस पर्सनैलिटीज़, एक मेरा सेशन है जिसमें मेरा चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। फर्स्ट उसकी इंट्रो क्लास है जिसमें मैंने उसके सारे जो टॉपिक्स हैं जो मैं उस सेशन में लूँगी फेमस पर्सनैलिटीज़ में, मैंने उनको पूरा डिकोड किया है। फिर नेक्स्ट जो मेरा सेशन है मेरा हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में मैंने पूरा इतिहास जो एमपीपीएससी के लेवल का होता है, बाकी के जो लेवल का होता है, जो नोट्स होते हैं उस लेवल के बनाए हैं। और उसमें मैंने लेक्चर अभी मेरा जो हुआ है भारतीय इतिहास के स्रोत का हुआ है, जिसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट भी आज या कल में मैं आपको लिए अपलोड कर दूंगी। और नेक्स्ट जो मेरा सेशन है वो है एमसीक्यू 3000 एमसीक्यू जो हमने अभी देखे हैं। और जो 4th सेशन है हमारा वो रहेगा विविध का, मिसलेनियस का। तो उसमें मैंने मिसलेनियस में जो भी चैप्टर को लिया है उसके हर एक पार्ट को डिटेल में फैक्ट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ठीक लगे। अगर आपको मेरे ये सेशन अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स टू वॉच माय